दोस्तों तैयार हो जाओ एक और जबरदस्त सफर के लिए। आप देख रहे हैं कायदे एक्सप्लेनर्स, जहां हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो दिमाग हिला देंगी। सोचो अगर किस्मत आपको एक और मौका दे तो क्या आप दुनिया बदल दोगे? चलिए शुरू करते हैं आज का धमाका। अरे भाई, हमारा एमसी इस गड़बड़ की वजह पूछता है। वो अपने सिस्टम नोटिफिकेशन स्क्रीन पर देखता है और एक भयानक टाइटल देखता है, किंग्सलेयर। रुको, क्या इसका सच में मतलब है कि उसने उन सब मासूम लोगों को मार डाला? जो कटा हुआ हाथ उसने अभी अभी फेंका था, उसमें हल्की सी चमक वाली जादुई एक्सेसरी लगी थी। इसे शाइनिंग हैंड ऑफ द सेंट पहचाना गया, जिसमें एक प्यूरिफिकेशन स्टोन लगी थी जो हर घंटे में एक बड़े स्टेटस इफेक्ट को तुरंत खत्म कर सकती थी। मैरिन जल्दी से अपना पर्सनल स्किल मेन्यू खोलता है ताकि वो अपने अरैक्नोफोबिया स्किल की गहरी डिटेल्स देख सके। देखो, ये ओपी स्किल उसको इतना ताकतवर बनाता था कि वो लेजेंडरी स्पाइडर मॉन्स्टर अरैक्ने की असली शक्ति को चैनल कर सके और शक्तिशाली क्वीन ऑफ ऑल स्पाइडर्स बन जाए। लेकिन इसके साथ एक बहुत बुरा स्टेटस इफेक्ट जुड़ा था जो पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान उसकी कॉन्शियसनेस को मॉन्स्टर की जंगली इंस्टिंक्ट्स के साथ जबरदस्ती मिला देता था। तो इसलिए उसने अपना पूरा सेल्फ कंट्रोल खो दिया था और अभी होश में आया। पूरा श्रेय उस मरे हुए आदमी के ब्रेसलेट को जाता है जिसने एसिमिलेशन इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया। उसको होश में आने पर बहुत चैन मिलता है। वो उस मरे हुए आदमी की लाश को घूरता है जो एक होली नाइट था और जिसके पास बहुत सी तारीफें थीं, जिसमें हीरो का आदर्श टाइटल भी शामिल था। एमसी को एहसास हुआ कि उसने हीरो को मार डाला है, जो इंसानियत की मुक्ति का निशान था। वो आसपास देखता है, बेचैनी से अपने पुराने पार्टी मेंबर्स को ढूंढता है। उसे याद आता है कि वो सब मिलकर उस भयानक गोल्ड ड्रैगन से लड़ रहे थे। लेकिन तब उसकी नज़र एक जानी पहचानी स्टाफ पर पड़ती है जो उसकी पुरानी पार्टी के शक्तिशाली मेज की फटी हुई रोप्स के बगल में पड़ी थी। सिर्फ हल्की हड्डियों के टुकड़े ही बचे हैं। मैरिन दुख से रोज को बताता है कि जब उसको आखिरकार होश आया तब तक 100 साल गुजर चुके थे। इसमें उसकी सबसे करीबी दोस्त, उसका पूरा एडवेंचरिंग क्रू और अनगिनत लोग शामिल थे। उसको सच में टोटल काउंट का कोई आइडिया नहीं है और पूरी सदी तक ये भयानक राज पूरी तरह से उसके दिमाग में बंद था। रोज नरम होकर जवाब देती है कि ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है। वो जिद करती है कि उसने ड्रैगन से लड़ाई की और एक रैडिकल अनजान एबिलिटी इस्तेमाल की सिर्फ अपने साथियों को बचाने के लिए। भले ही रिजल्ट वो नहीं था जो उसने सोचा था। वो उसको भरोसा दिलाती है कि कोई भी उसको गलत नहीं ठहरा सकता जब उसने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सच में अपनी जान दांव पर लगा दी थी। मैरिन एक सांस लेता है, शांत होता है और इतना वक्त गुजर जाने के बाद इस भारी सब्जेक्ट को लाने के लिए माफी मांगता है। रोज कंफर्म करती है कि ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसको आखिरकार इस राज का पता चल गया कि वो इतने वक्त तक जिंदा कैसे रहा। मैरिन मानता है कि वो हमेशा हेलमेट इसलिए पहनता है क्योंकि पिछले 100 सालों की धुंधली यादों में हर वो शख्स जिसने उसको देखा चिल्लाया कि वो एक मॉन्स्टर है। उसको डर है कि एक सदी तक सचमुच का मॉन्स्टर रहने के बाद उसका असली इंसानी चेहरा किसी भयानक चीज में बदल गया होगा। वो कंफर्म करता है कि उसने बहुत वक्त से अपनी रिफ्लेक्शन नहीं देखी है। होश आते ही उसने तुरंत स्किल कैंसिल कर दिया और वो कैपिटल के टेम्पल में प्यूरिफिकेशन के लिए जाना चाहता था। लेकिन वो इतना डर रहा है कि वो खुद को देखने से पहले अपना चेहरा दिखा नहीं सकता। रोज जल्दी से पूछती है कि क्या उसने ये गहरा हिस्ट्री डैरन के साथ शेयर किया है। मैरिन कंफर्म करता है कि उसने नहीं किया। वो मानता है कि अगर उसके साथियों ने उसका असली चेहरा देखा तो वो डर से पीछे हट जाएंगे और तुरंत उसको ग्रुप से निकाल देंगे। रोज सुझाव देती है कि मैरिन को खुद को सच में एक्सेप्ट करने से पहले अपना चेहरा अपने साथियों को दिखाना चाहिए। वो बोलती है कि उसका डर अपनी शक्ल का नहीं है बल्कि लोगों के रिएक्शन का है, और वो दलील करती है कि जब उसके टीममेट्स उसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो खुद का सामना कर पाएगा। मैरिन ईमानदारी से मानता है कि वो अभी भी पीछे हट रहा है और उन पर पूरा भरोसा नहीं करता। जब वो घबराहट में हिलता है, रोज उसका हाथ पकड़ लेती है, याद दिलाती है कि वो उसके कॉमरेड्स हैं और उसे आखिरकार उन पर भरोसा करना पड़ेगा जैसे वो सब एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। मैरिन धीरे से सिर हिलाता है, कंफर्म करता है कि वो कोशिश करेगा। रोज एक हल्की सी सांस लेती है, घोषणा करती है कि ये जवाब उसके लिए बिल्कुल ठीक है। फिर वो बताती है कि डैरन ने उसको माम या उसके जैसा कुछ पुकारा था और इस अजीब नाम को चुनने की वजह पूछती है। मैरिन अपनी भुनी हुई मीठी चेस्टनट्स का जार निकालता है। ये कन्फेस करता है कि उसने सचमुच में इस स्नैक के नाम पर ही अपना नाम रखा। जब उसे पहली बार नाम पूछा गया तो वो तुरंत घबरा गया और जो पहली चीज उसने देखी वो बोल दी। उसने सोचा कि उसको एक नया एलियस चाहिए क्योंकि उसकी असली पहचान शायद कहीं वांटेड पोस्टर पर लगी होगी। वो पूछती है कि क्या ये उसकी प्राइमरी चिंता है और फिर 100 साल बाद जागने के बाद उसने क्या किया उसके बारे में पूछती है। मैरिन समझाता है कि उसकी पुरानी मर्सनरी यूनिट कब की खत्म हो चुकी थी, तो उसने एक आम एडवेंचरर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। बाद में वो एमिटर नाम के एक बीस्टमैन और एक्सपीरियंस्ड एल्फ डैरन के साथ मिल गया और ऑफिशियली उनकी क्रू में शामिल हो गया। रोज सोचती है कि क्या डैरन का एटीट्यूड बचपन से ठीक हुआ है। उसको याद है कि उसने उसको बेहतर पोस्चर सिखाने की कोशिश की थी, लेकिन वो हमेशा अपने पिछले मास्टर का हवाला देता था और उसकी एडवाइस सुनने से बिल्कुल मना कर देता था। मैरिन देखता है कि रोज अब पिछली सदी के मुकाबले बहुत ज्यादा मुस्कुराती है। उसको याद आता है कि उसकी पुरानी पर्सनालिटी बहुत दुखी और डिफेंसिव तरह से तेज थी। रोज बस कंधे उचकाती है, कहती है कि लंबे वक्त तक जीने वाले एल्व्स भी वक्त के साथ आखिरकार अडैप्ट हो जाते हैं।
बाहर जब वो हाथ मिलाते हैं, मरिन वादा करता है कि वो जल्दी ही वक्त निकालकर रोज से मिलने जरूर आएगा। रोज हंसती है, उसे वार्न करती है कि कहीं 2 और डेकेड्स ना गुजर जाएं उसके आने से पहले। वो बाय बोलती है और गलती से उसको शार्लेट बुलाने ही वाली थी, लेकिन तुरंत खुद को रोक लेती है और उसको मरिन बोलती है। मरिन बोलता है कि वो अपनी नई पार्टी पर भरोसा करता है, लेकिन रोज इसके खिलाफ बोलती है कि उसके साथियों को उस पर सबसे ज्यादा पूरा विश्वास होना चाहिए। वो कंक्लूड करती है कि आखिरी स्टेप सिर्फ एमसी पर डिपेंड करता है। मरिन चुपके से सोचता है कि क्या वो कभी एमाटर और डैरन को अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत जुटा पाएगा। वो सोचता है कि क्या वो आगे आने वाले डेकेड्स में बदल पाएगा। मरिन रात के अंधेरे में वापस इन आता है और सुनता है कि कोई एडवेंचरर जोर जोर से उस ड्रेडफुल हीरो के बारे में शिकायत कर रहा है। वो पूछता है कि ये गड़बड़ क्या है और डैरन तुरंत उसको गर्मी से ग्रीट करता है। मरिन उनको कुछ स्वादिष्ट भुने हुए चेस्टनट्स देता है, जिसके बाद डैरन पूछता है कि क्या ये वही कल वाले डिलिशियस चेस्टनट्स है। एमा तेज आवाज में बीच में बोलती है। मरिन से मांग करती है कि वो उसकी स्टोरी ध्यान से सुने। वो बताती है कि आज सुबह गिल्ड में जब वो मिशन सिलेक्ट कर रही थी, तभी वो इरिटेटिंग हीरो अचानक प्रकट हुआ और गुस्से से वो सारे क्वेस्ट चुरा लिए जो वो लेने वाली थी। लेकिन उस भयानक चोरी में सिर्फ इतना ही नहीं था, उसने बेचारे रिसेप्शनिस्ट के सामने उस पर ऑफिशियल गिल्ड रेगुलेशंस को खुलेआम तोड़ने का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। जब उसने गुस्से में कॉन्क्रीट एविडेंस दिखाया जो उसको गलत साबित कर रहा था, तो उसने बस कंधे उचका दिए कि ये तो एक छोटी सी गलती है और घमंड से बोला कि उसके कैलिबर का हीरो जानबूझकर ऐसी गलती नहीं कर सकता। कसम से वो बेसिकली कहती है कि वो उसे सिर्फ इंसान होने के लिए ही मार गिराना चाहती थी, लेकिन उसके अनोइंग एटीट्यूड ने उसको और गुस्सा दिला दिया। डैरन बीच में आता है, बोलता है कि ये सो कॉल्ड हीरो उनको परेशान कर रहा है और कैपिटल में अपना असली काम करने के बजाय दिक्कत ढूंढ रहा है। वो साफ साफ रैंकर और गिल्ड रूल्स को तोड़ रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास हीरो का टाइटल है। एमाटर भी शिकायत में जोड़ता है, बताता है कि वो हीरो मैरिन को भी क्लियरली नीचा दिखा रहा है। मैरिन आवाज में सोचता है कि क्या इतना इमेच्योर और बचकाना आदमी सच में एक असली हीरो होना चाहिए। एमाटर भी बात में शामिल होता है, कहता है कि वो जरूर अकेले नहीं है जिनको ये आदमी परेशान कर रहा है। जब वो ये डिस्कशन जारी रखते हैं तो एक छोटा सा हाथ चुपके से टेबल के नीचे स्वादिष्ट चेस्टनट्स के लिए पहुंचता है। मैरिन तुरंत देखता है कि एमाटर के छोटे भाई बहन में से कोई एक टेबल के पास छुपी जगह से चुपके से निकल रहा है। वो छोटे बच्चे तुरंत एक कोने में भाग जाते हैं और कुछ साफ साफ सस्पिशियस हरकत करना शुरू कर देते हैं। एमा जल्दी से मैरिन को उन्हें रोकने के लिए वार्न करती है, चिल्लाती है कि वो पूरा बैच चेस्टनट्स का लेकर भाग गए हैं। उसका छोटा भाई खुशी से अनाउंस करता है कि वो चेस्टनट्स बहुत ज्यादा मीठी और बिल्कुल स्वादिष्ट है। अरे हाँ, उसकी छोटी बहन ने बड़े जोश से सहमत होते हुए बोला कि इनका स्वाद तो आम मक्के कौन से भी ज्यादा अच्छा है। देखो, एमा उन पर चिल्लाई कि वो तुरंत खाना बंद करें और सब थूक दें क्योंकि वो गंदे हैं, लेकिन वो भाई बहन मान ही नहीं रहे थे और मांग रहे थे। डैरन ने जल्दी से बात को वापस हीरो की तरफ मोड़ा और सुझाव दिया कि वो बस इंतजार करें क्योंकि वो हीरो हमेशा के लिए इस खास सिटी में नहीं रह सकता। यार, उसने ताना मारते हुए शिकायत की कि हमेशा सबसे अजीब लोग ही हीरो बन जाते हैं। मैरिन ने डैरन से कहा कि वो उस पिछली कहानी को थोड़ा और विस्तार से बताए जो वो उस हीरो के बारे में सुना रहा था जो दुख से मर गया था। डैरन ने पूछा कि क्या मैरिन उस हीरो की बात कर रहा है जिसे ताकतवर मॉन्स्टर्स के ग्रुप ने बेरहमी से मार दिया था। मैरिन ने साफ किया कि उसका मतलब दूसरा हीरो है, वो जिसकी जान असल में किसी दूसरे इंसान ने ली थी। उसने गहराई से आगे झुकते हुए अंदाजा लगाया कि क्या पहला हीरो ही दूसरे हीरो को मारने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ये देखते हुए कि करंट हीरो कितना नीच हरकतें कर रहा है, कसम से वो डार्क थियरी इतनी भी नामुमकिन नहीं लगती। लेकिन डैरन ने पूरे विश्वास से उस संभावना से मना कर दिया, जिद करते हुए कि ये सच नहीं हो सकता। उसने तर्क दिया कि भले ही पहला हीरो पूरा बचपना करता था, लेकिन उसमें इतना बड़ा काम करने की जरूरी हिम्मत की कमी थी। उसने जोर देकर कहा कि ये काफी साफ है कि पहला हीरो सिर्फ एक नर्वस डरपोक था जो गुरूर का दिखावा कर रहा था। तो मैरिन ने पूछा कि ये और कौन कर सकता था, इस बात पर जोर देते हुए कि दूसरा हीरो जन्म से कमजोर भी नहीं था। उसने उन्हें याद दिलाया कि दूसरे हीरो ने बस उस डंजन में एक टैक्टिकल एरर कर दी थी जिसे वो पहले क्लियर कर रहे थे। डैरन ने समझाया कि आम लोगों में एक अफवाह बहुत फैली हुई थी। अरे भाई, भले ही ये कभी ऑफिशियली साबित नहीं हुआ, लेकिन वो मशहूर थ्योरी ये दावा करती थी कि तीसरा हीरो ही वो था जिसने दूसरे हीरो को मारा था। देखो, भले ही आमतौर पर अफवाहों को बहुत मुश्किल माना जाता था, लेकिन लोग इस कहानी पर बिना किसी वजह के शक नहीं कर रहे थे। जिस दिन दूसरा हीरो मरा था, ठीक उसी दिन राजधानी शहर में एक बहुत बड़ा, समझ न आने वाला लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ था। सबसे अजीब बात यह थी कि उस वक्त आसमान पूरी तरह से साफ और नीला था, एक भी बादल दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से देखने वालों को यह मानना पड़ा कि यह लाइटनिंग स्ट्राइक किसी बनावटी तरीके से हुआ था। और तो और, तीसरा हीरो को इलेक्ट्रिक शॉक मैजिक का पूरा माहिर माना जाता था, इसलिए वो मुख्य संदिग्ध बन गया था।
उसकी जबरदस्त लड़ने की कला के बावजूद उसके व्यक्तित्व और बर्ताव को सब बहुत खराब जानते थे। यार वो पूरा पागल था जो खुशी खुशी लोगों को ताकतवर लाइटनिंग से राख कर देता था अगर वो उसे थोड़ा सा भी परेशान करने की हिम्मत करते थे। और क्योंकि उसका व्यवहार इतना भयानक था, भले ही वो ऑफिशियली एक हीरो था, लेकिन ज्यादातर लोग उससे पूरी तरह बचना पसंद करते थे। उसके पास ये खास पहचान थी कि वो इतिहास का अकेला हीरो था जिसे पूरी शाही राजधानी में सच में डरा जाता था। ऑफिशियली सरकार ने घोषणा की थी कि दूसरा हीरो जरूरी नोबल्स को टारगेट करने वाले हथियारों से लड़ते हुए मारा गया, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग मानते थे कि ये उस हिंसा करने वाले तीसरे हीरो का गुप्त काम था। और ये अफवाह भी फैली हुई थी कि ताकतवर नोबल्स ने चुपचाप सच को दबा न दिया, क्योंकि वो डर रहे थे कि अगर उन्होंने इस जुर्म की सख्ती से जांच की तो तीसरा हीरो, जो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, वो कैसे रिएक्ट करेगा। अरे भाई, एमा ने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर पटक दिया, ये घोषणा करते हुए कि उसको कभी भी हीरोज में से एक भी शरीफ इंसान नहीं मिला। उसने जोर से धमकी दी कि अगर उस हीरो ने उनके ग्रुप को दोबारा परेशान करने की हिम्मत की तो वो उसके बाल उखाड़ देगी। डैरन ने तुरंत उससे कहा कि ऐसी बेवकूफ़ी भरी लापरवाह कोशिश मत करना, इस बात पर जोर देते हुए कि भले ही वो लड़का एक बिगड़े हुए बच्चे जैसा एक्ट करता है, लेकिन वो ऑफिशियली अब भी एक ताकतवर हीरो है। उसने चेतावनी दी कि अगर शुरुआत उन्होंने की तो पूरे देश में बहुत बुरे नतीजे उन्हें ही भुगतने पड़ेंगे। मैरन ने देखा कि उस हीरो के पास फर्स्ट क्लियर डंजन टाइटल्स की गिनती आमतौर से बहुत ज्यादा है और पूछा कि क्या डैरन को शक है कि हीरो को लगता है कि मैरन ने उसके टाइटल्स चुरा लिए हैं। एम ने पूछा कि मैरन का इस अजीब बात से क्या मतलब है। डैरन ने समझाया कि हीरो सिस्टम के बारे में एक जानी मानी थियरी फैली हुई है। मान्यता प्राप्त हीरो बनने की मूल शर्त यह है कि उसके पास एक डंजन फर्स्ट क्लियर टाइटल होना चाहिए, क्योंकि हर हीरो के पास कम से कम एक टाइटल था। अमैटर ने पूछा कि क्या वो बेवकूफ हीरो जानबूझकर सब फर्स्ट क्लियर टाइटल्स पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि और हीरोज पैदा हों। डैरन ने पुष्टि की कि इस कॉन्टेक्स्ट में ये थ्योरी पूरी तरह से सही लगती है। शायद हीरो को लगता है कि मैरन ने ड्रायड्स गार्डन का फर्स्ट क्लियर टाइटल गलत तरीके से छीन लिया और इसीलिए वो मैरन और उसकी पार्टी के साथ लड़ाई शुरू करने की इतनी कोशिश कर रहा है। मैरन सोचता है कि पोटेंशियल हीरो कैंडिडेट्स की गिनती बढ़ने में क्या दिक्कत हो सकती है। मैरन के लिए ताकतवर हीरोज की संख्या बढ़ाना राज्य के लिए एक अच्छा विकास लगता है। उसने पूछा कि क्या मौजूदा हीरोज हीरो के इस बेमतलब टाइटल पर कोई बहुत ज्यादा गर्व करते हैं या ऐसा ही कुछ। एम के भाई बहन चुपके से बचे हुई चेस्टनट्स की तरफ दोबारा बढ़ने लगे, लेकिन वो अचानक उन पर चिल्लाई कि वो तुरंत रुकें, जिसने बच्चों को बुरी तरह डरा दिया। मैरन ने एक पल रुककर अपनी सिचुएशन के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचा। रोज ने उससे एक बार कहा था कि वो दिन जरूर आएगा जब वो सच में अपने नए पार्टी मेंबर्स पर उतना ही गहरा भरोसा करने लगेगा जितना भरोसा उसने और रोज ने एक दूसरे पर किया था। उसको एहसास हुआ कि वो इस बड़े राज को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकता और वो जानता है कि वो दिन अनडाउटेडली आएगा जब उसको ये कॉम्प्लेक्स सच्चाई बताने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन वो चिंता से सोचता है कि क्या वो उसे अपनाएंगे भी अगर उसके प्रोटेक्टिव हेलमेट के अंदर छुपा असली चेहरा एक राक्षसी जीव का हुआ तो। यार, रात जल्दी बीत गई और अगले ही दिन वो एक बहुत अंधेरे भारी डंजन में आगे बढ़ रहे थे। एक तेज रफ्तार वाला हेविली म्यूटेटेड स्लाइम क्रीचर सच में खतरनाक स्पीड से अमैटर के चेहरे के पास से उड़ा और निकल गया। डैरन शिकायत करता है कि उसने सोचा था कि ये मिशन भी पहले वाले मड डाउस क्वेस्ट जितनी ही मुश्किल का होगा, लेकिन ये खतरनाक स्लाइम साफ तौर पर म्यूटेटेड वेरिएंट्स हैं। उसने चिढ़कर अमैटर से कहा कि वो बार बार उसकी जरूरी फील्ड ऑफ विजन को ब्लॉक ना करे, क्योंकि उसके लिए अपने अटैक्स का सही से निशाना लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैरिन ने जल्दी से अपनी बड़ी स्वॉर्ड पर स्कॉचिंग फायर एनर्जी का एन्चांटमेंट किया और आसानी से एक स्लाइम को 2 हिस्सों में काट दिया। उसको एहसास हुआ कि ये जानलेवा स्लाइम्स उनसे पूरी तरह अलग हैं जिनसे वो लड़ने के आदी हैं, और वो सोचता है कि क्या ये बदलाव उस भयंकर डीमन किंग के पुनरुत्थान का एक चिंता भरा शुरुआती संकेत है। अगर ये डरावनी संभावना सच है तो उसको बहुत जल्दी ही उस विशाल ड्रैगन का दोबारा सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। वो अपने दिमाग में सवाल करता है कि अगर वो पिछली बार की तरह किसी जानलेवा मुश्किल स्थिति में फंसा तो उसके पास क्या विकल्प होंगे। वो जानता है कि एमा और डैरन दोनों ही रोमान किंगडम के ताकतवर योद्धाओं से काफी कमजोर हैं। जब वो गहरे ख्यालों में खोया हुआ था, उसको एहसास ही नहीं हुआ कि डैरन काफी वक्त से लगातार उसको बुला रहा था। डैरन ने गुस्से से उसकी पीठ पर जोर से धक्का दिया, उसको ध्यान भटकाने वाला बेवकूफ बुलाते हुए चिल्लाया कि वो तुरंत बचे, क्योंकि कोई खतरनाक चीज तेज रफ्तार से मैरिन के चेहरे के पास से गुजर गई। डैरन ने तुरंत तेजी से अमैटर को देखा और उसको तुरंत कोई असरदार कदम उठाने का हुक्म दिया। अमैटर ने तुरंत अपनी ताकतवर फायर मैजिक को चैनल करना और यूज करना शुरू कर दिया और दूसरों से कहा कि अगर वो बुरी तरह जलना नहीं चाहते तो उन्हें तुरंत भागना चाहिए। जब स्पेर फटा तो गुफा का पूरा हिस्सा ठीक उसी वक्त फट गया जब डैरन और मैरिन वहां से भाग निकले। हमारी अमैटर चिपचिपा स्लाइम साफ कर रही है, ये चेक करते हुए कि उसकी पूरी पार्टी पूरी तरह से सुरक्षित है। अरे भाई, डैरन ने तुरंत मैरिन पर गुस्सा किया और पूछा कि वो एक लाइव एक्शन हाई लेवल डंजन के अंदर क्या ख्याली पुलाव पका रहा था।
यार क्या वो फिर से मॉन्स्टर स्लाइम्स को खाने की सोच रहा था? मैरिन ने जोर दिया कि वो दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर उसकी नज़र डैरेन के हाथ पर एक बुरी इंजरी पर पड़ी जो उसको पहले बचाते हुए लगी थी। डैरेन ने उसको जल्दी से झटक दिया, बोला कि ये तो एकदम छोटी सी इंजरी है और बस एक हल्का सा स्क्रैच है। मैरिन ने तुरंत मुट्ठी कसी। उसको समझ आ गया कि डैरेन उसको बचाते हुए इंजर्ड हुआ था और उसने पार्टी मेंबर से बेचैनी से पूछा कि उसने बीच में क्यों इंटरवीन किया। जैसे ही एमेटर ने हीलिंग प्रोसेस शुरू किया, डैरेन ने कंफ्यूज होने का एक्ट किया। सोच रहा था कि मैरिन अचानक किस बात पर गुस्सा कर रहा था। मैरिन ने समझाया कि डैरेन की जबरदस्त पावर देखते हुए उसको इस लो रैंक डंजन में आमतौर पर इंजरीज नहीं होनी चाहिए और एक डेडिकेटेड शील्ड वॉरियर होने के नाते उसको पूरे ग्रुप के आगे मजबूती से खड़ा होना चाहिए। वो हैरान था, सोच रहा था कि एक आर्चर क्यों एक टैंक स्पेशलिस्ट के लिए डैमेज रिस्क करेगा। डैरेन ने पलटकर जवाब दिया कि वो कोई बेवकूफ नहीं है और उसको सही पार्टी कॉम्पोजिशन के बेसिक डायनामिक्स पूरी तरह से समझ आते हैं। मैरिन ने सीधे पूछा कि डैरेन ने इतना ज्यादा लापरवाह एक्शन क्यों चुना। डैरेन ने एक बहुत ही धुंधला जवाब दिया कि वो बस एक पल भर का एहसास था। उसने दावा किया कि ये एक्शन एकदम इंस्टिंक्ट था और बोला कि लेकिन मैरिन इंसान होने के बावजूद वो उनका बहुत प्यारा कॉमरेड है। देखो, अमाटर बहुत जोर से मुस्कुराई और तुरंत बोला कि डैरेन उनको पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है। डैरेन ने उस पर गुस्सा किया, ऑर्डर दिया कि ऐसी अनोइंग कमेंट्स करना बंद करे और डंजन मिशन खत्म करने पर फोकस करे। मैरिन ने बाकी डंजन रेड के वक्त उन दोनों को दूर से चुपचाप देखा। डंजन से बाहर निकलते वक्त अमाटर ने डैरेन को फुसफुसाया कि क्या मैरिन तब से अजीब है जब से वो उसके पावरफुल मास्टर से मिला था। डैरेन ने कंफर्म किया, बोला कि कुछ वक्त पहले ही मैरिन ने बिना कोई जस्टिफिकेशन दिए दिल से माफी मांगी थी। मैरिन ने खासकर डैरेन की इंजरी के लिए माफी मांगी थी और कसम खाई थी कि पूरे मिशन के दौरान पूरा फोकस रखेगा। अमाटर ने जोर दिया, पूछा कि मैरिन और डैरेन के उस डरावने मास्टर के बीच आखिर क्या हुआ था। डैरेन ने कहा कि उसको भी सच में नहीं पता और उसको जोर से वार्निंग दी कि वो पर्सनल अफेयर्स में झांकने की कोशिश ना करे। अमाटर ने उसकी एडवाइस को पूरी तरह इग्नोर किया और लगभग सीधे मैरिन से पूछने ही वाली थी, लेकिन डैरेन ने बीच में रोका, बोला कि पास में कोई मॉन्स्टर है। अचानक एक बेचारा रैंडम नाइट जोर से छाती पर कट गया। उसके भारी आर्मर प्लेट को तुरंत फाड़ दिया। उनके कमांडिंग लीडर ने जल्दी से इंजर्ड सोल्जर्स को पीछे हटने का निर्देश दिया और बाकियों को ऑर्डर दिया कि वो इस डिफेंसिव लाइन को मजबूती से पकड़े रखें। वो परेशान सोल्जर्स गालियां देने लगे, पूछ रहे थे कि इतना ताकतवर मॉन्स्टर अचानक कहां से आ गया। लीडर ने घबराहट से पूछा कि उनकी जरूरी रीइंफोर्समेंट टीम क्यों नहीं आई, क्योंकि तुरंत मदद के बिना उनको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। एक बहुत बड़ा शैडोई वुल्फ टाइप क्रीचर उस सोल्जर की तरफ लपका जिसको उसने कुछ वक्त पहले गुस्सा में घायल किया था। एक ओपी एरो तुरंत हवा से उड़ता हुआ आया, उस क्रीचर का हाथ पूरी तरह से काट दिया और उसको तेज दर्द में चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। वो जूझते हुए सोल्जर्स जल्दी से घूमे और देखा डैरेन को, जो बहुत ही आराम से उस विशाल वुल्फ को बस एक छोटा सा पपी कह रहा था। अमाटर उस क्रीचर के पीछे से कूदी और उसको खत्म करने के लिए स्ट्राइक किया, लेकिन वो मॉन्स्टर थोड़ा सा बच गया और जल्दी से काउंटर अटैक करने लगा। मैरिन स्मूथली फाइट में स्लाइड हुआ और उस बीस्ट को फैसले से पूरा 2 टुकड़ों में काट दिया। वो शुक्रगुजार इंजर्ड सोल्जर ग्रुप का बहुत शुक्रिया किया और जोर से सोच रहा था कि उन्होंने इतने ताकतवर मॉन्स्टर को इतनी आसानी से कैसे खत्म कर दिया। एक दूसरा आदमी, एक ड्वार्फ, ने पीछे से उनका शुक्रिया किया। माना कि वो डर गया था कि अगर गार्ड्स गिर जाते तो क्या होता, लेकिन शुक्र है कि उनको बचा लिया गया। अमतर और डैरेन ने तुरंत आपस में फुसफुसाया कि मरिन का इंसानों की मदद के लिए आगे आना बहुत ही अजीब बात है। मरिन ने जल्दी से जवाब दिया, बोला कि उससे सवाल करना चाहिए कि वो शुरू से ही कमजोर इंसानों की मदद क्यों कर रहे हैं। एक घबराया हुआ सोल्जर जल्दी से आर्मर्ड कैरेज के अंदर बैठे आदमी से रिक्वेस्ट किया कि वो बैठा रहे, क्योंकि बाहर अभी भी खतरा है। पिछले वक्त वाला ड्वार्फ उस सोल्जर को बदतमीज होने के लिए डांटा, डिमांड किया कि उसने किसका रास्ता रोकने की हिम्मत की। वो सोल्जर जल्दी से बहुत माफी मांगते हुए एक तरफ हट गया और आमतर और डैरेन तुरंत घुटने टेक कर बहुत आदर से बात करने लगे। तो उस प्रोटेक्टिव कैरेज के अंदर की हाई रैंकिंग पर्सन ने पूछा कि क्या इस ग्रुप ने ही सच में उसको बचाया था। मरिन इस अचानक बदलाव से पूरी तरह हैरान होकर डिमांड किया कि उसके पार्टी मेंबर्स जमीन पर क्यों गिर रहे हैं। घुटने टेक चुके दोनों ने गुस्से से मरिन को पलटकर जवाब दिया कि वो तुरंत अपनी बदतमीज टोन ठीक करे। पूछा कि क्या उसको समझ भी है कि ये कौन है। उस रॉयल गर्ल ने क्लियर किया कि मरिन का उनको ना पहचानना समझ में आता है, क्योंकि वो बहुत दूर रहती हैं, तो उसका कंफ्यूज होना नॉर्मल है। उन्होंने फॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन दिया कि वो अफूरा नोम है, ड्वार्फ किंगडम के तताचा की आदरणीय बेटी, जिनको मशहूर रूप से मास्टर ऑफ गोल्ड कहा जाता है। गिल्ड हॉल में वापस आकर डैरेन ने माना कि उसने शुरू में सोचा था कि कैरेज में बस आम ड्वार्फ्स होंगे, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वो लेडी नोम से मिले हैं। मरिन ने सीधे पूछा कि ये नोम व्यक्ति आखिर कौन है। डैरेन ने तुरंत उसको वार्निंग दी कि वो सवारी करे, बताया कि वो सच में ताकतवर ड्वार्फ किंगडम की राज करने वाली प्रिंसेस है। मरिन ने सवाल किया कि क्या डैरेन को तुरंत पता चल गया था कि वो पक्का कोई छोटी इंसान बच्ची नहीं थी। डैरेन ने ठंडक से जवाब दिया कि उनकी हाइट और बोन स्ट्रक्चर से ये क्लियर था।
फिर उसने अपनी बात को जोर देते हुए पूछा कि क्या मरिन सच में सोचता है कि वो किसी भी इंसान को बचाएगा। मरिन को तुरंत एहसास हुआ कि इसलिए ही वो दोनों बिना एक पल हिचकिचाए लड़ाई में कूद पड़े थे। उसने खुद को डांटा कि वो बेवकूफ था जो ये उम्मीद कर रहा था कि इंसानों के लिए उनकी गहरी नफरत थोड़ी सी भी कम हो गई होगी। तो उसने आमतर की करंट लोकेशन के बारे में पूछा। डैरन ने समझाया कि क्योंकि वो पार्टी लीडर है, उसको पूरी घटना सीधे गिल्ड को रिपोर्ट करनी थी। उसने बोला कि क्योंकि लेडी नोम बीच में शामिल थी, गिल्ड पक्का इस अटैक को नजरअंदाज नहीं करेगा। उसको लगता है कि वो जरूरी विटनेस स्टेटमेंट्स और डिटेल सिचुएशन रिपोर्ट से डील करने में बहुत दिक्कत झेल रही होगी। मैरन ने सवाल किया, पूछा कि क्या लेडी नोम सच में इतनी जरूरी है, क्योंकि वो तो बस एक नॉर्मल छोटे बच्चे जैसी लगती थी। देखो, डैरन ने पूछा कि क्या मैरन का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है जो वो ऐसी खुल्लम खुल्ला कमेंट से लेडी नोम की अनादर कर रहा है। एक बुजुर्ग ड्वार्फ हल्का सा हंसा, बोला कि वो जानता है कि ड्वार्फ्स इंसानी आंखों को जवान दिखते हैं और उसको बुरा नहीं लगा, लेकिन यकीन दिलाया कि लेडी नोम पूरी तरह से अडल्ट है, शादीशुदा है और पहले से ही कई बच्चों की मां है। उस आदरणीय बुजुर्ग ड्वार्फ ने एक बार फिर दिल से उनका शुक्रिया किया, कहा कि उनके इंटरवेंशन की वजह से बातें बुरी तरह से नहीं बढ़ी। अगर उनके साथ के गार्ड्स बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते तो लेडी नोम को बहुत चिंता होती। मैरिन ने शांति से जवाब दिया कि सच में ये कोई बड़ी बात नहीं थी। दरवाजा खुला और एक गिल्ड असिस्टेंट ने अनाउंस किया कि अटैक से जुड़ी सभी जरूरी कंफर्मेशन प्रोसीजर्स पूरी हो चुकी हैं और अब उनको जाने की इजाजत है। लेडी नोम ने उनको अपना अच्छा बचाने वाला कहकर पुकारा और मेहरबानी से उनके ऑफिशियल नाम पूछे। डैरन ने घबराते हुए पहले अपना नाम बताया, जबकि मैरिन ने बहुत ही कम जोश के साथ पीछे जवाब दिया। लेडी नोम ने एक गंभीर वादा किया कि वो अपने हीरोइक सेवियर्स का नाम कभी नहीं भूलेगी। असिस्टेंट ने उनको कंफर्म किया कि एक नया कैरेज बाहर तैयार है। लेडी नोम ने तुरंत अनाउंस किया कि वो बिना किसी देरी के निकल जाएंगी। उन्होंने डैरन और अमेटर को अलविदा कहा और बोला कि छोटे रेड आउटफिट्स उन पर बहुत अच्छे लगेंगे। यार, मैरिन उस बात का मतलब समझ नहीं पा रहा है। डैरन अपने असिस्टेंट से अमेटर का स्टेटस पूछता है। असिस्टेंट बताता है कि लेडी नोम को तो कर्टसी के तौर पर जल्दी छोड़ दिया गया, लेकिन वेरिफिकेशन के कुछ स्टेप्स बाकी हैं, इसलिए अमेटर को छूटने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। डैरन हार मान लेता है, बोलता है कि अब तो बस इंतजार करना ही पड़ेगा। वो दोनों बहुत लंबे मुश्किल इंतजार के दौर से गुजरते हैं। डैरन जोर से शिकायत करता है कि अमेटर कितना वक्त लगा रही है। मैरिन हाँ बोलता है, चिंता करते हुए कि कहीं अंदर कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई है। उसका पेट जोर से गुर्राता है और उसको एहसास होता है कि वो खाना खाना भूल गया था और वो अपना आइटम पाउच निकालता है। डैरन पूछता है कि इस वक्त मैरिन कौन सा अजीब आइटम समन करने की सोच रहा है। मैरिन एक बहुत बड़ा सैलेड का बोल मटीरियलाइज करता है। डैरन पूछता है कि क्या ये सच में सैलेड है और बोलता है कि उसने पहले कभी मैरिन को सिर्फ हरी सब्जियां खाते हुए नहीं देखा। मैरिन उसको उस डिश का एक निवाला देता है। डैरन तुरंत मना कर देता है, कहता है कि भले ही ये सैलेड हो, लेकिन ये मॉन्स्टर मटेरियल से बना होगा। लेकिन उसका अपना पेट जोर से दहाड़ता है और वो जल्दी से एक फोर्क उठा लेता है, ये तर्क देकर कि सब्जियां तो मॉन्स्टर पार्ट्स नहीं हो सकती। वो ध्यान से एक निवाला खाता है, ये सोचकर कि मैरिन ऐसी सिचुएशन में भी अजीब इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं करेगा। तभी उसको अचानक से वो कमाल का स्वाद लगता है। ये प्रोड्यूस बहुत फ्रेश है, एकदम अच्छे से बैलेंस किया हुआ ब्राइट खट्टी फ्लेवर प्रोफाइल के साथ। उसको खास तरह से ये अच्छा लगता है कि मैरिन ने टेक्सचर के लिए हैवी ड्रेसिंग की जगह ऑयल का इस्तेमाल किया है। वो बोलता है कि जब से वो उस एंशिएंट फॉरेस्ट से निकला है, ये सबसे बेस्ट सैलेड है जो उसने चखा है। वो कहता है कि किसी भी इंसान का ऐसी शानदार चीज बनाना बहुत मुश्किल है और पूछता है कि सैलेड में वो नरम चबाने वाले टुकड़े असल में क्या है। मैरिन आराम से जवाब देता है कि वो तो बस थोड़ा स्लाइम है। डैरन के हाथ से फोर्क नीचे गिर जाता है। वो हकलाने लगता है, मांग करता है कि मैरिन उस बात को तुरंत रिपीट करे। मैरिन समझाता है कि उसके पास ट्रेडिशनल कॉन्जेक बनाने के इंग्रेडिएंट्स की कमी थी और अगर वो उसे चेस्टनट सिरप से कोट करता तो वो एक बेकार पुडिंग सब्स्टिट्यूट बनता। तो उसने एक आसान और सेफ चॉइस चुना जो कि एक सैलेड था। वो डैरन को भरोसा दिलाता है कि चिंता ना करे क्योंकि उसने ज्यादातर सब्जियां मार्केट से खरीदी थी। डैरन मांग करता है कि उसको ज्यादातर शब्द का मतलब समझाए। मैरिन आगे बताता है कि उसने ड्रायर्ड्स गार्डन डंजन में कुछ पाइनियोपाइनस जमा किए, फिर उनकी लाशों को सुखाकर उसमें मिला दिया। वो पूछता है कि क्या वो तीखा मसालेदार तत्व बिल्कुल सीजनिंग जैसा नहीं लगा और ये भी कहता है कि अगर वो अमाउंट बढ़ा देता तो पूरा मील और ज्यादा स्पाइसी हो जाता। अरे भाई, डैरन गुस्से से मैरिन का कॉलर पकड़ लेता है, चिल्लाता है कि मैरिन ने फिर से उसको मॉन्स्टर खिला दिया। मैरिन पूछता है कि वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है जब उसने अभी माना कि खाना लाजवाब लगा था। डैरन साफ करता है कि ये इसलिए दिक्कत है क्योंकि उसको पहले से पता नहीं था कि इंग्रेडिएंट्स मॉन्स्टर से मिले हैं। मैरिन जोर देता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि स्लाइम्स तो वैसे भी बॉर्डरलाइन क्रीचर्स ही होते हैं। डैरन पूछता है कि उसको कितनी बार ये समझाना पड़ेगा कि दिक्कत ये नहीं है कि वो वेजिटेरियन है या कार्निवोर। यार, दिक्कत तो बस उसूल की है। अमातर बिल्कुल थककर छोर होकर वापस आती है। बोलती है कि इतना देर वक्त होने के बावजूद भी तुम दोनों अजीब जोश में हो। डैरन तुरंत पूछता है कि उसके तरफ क्या हुआ। वो आं भरती है, कहती है कि बहुत स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसीजरल स्टेप्स से गुजरने के बाद वो बुरी तरह से थक गई है।
डैरेन कमेंट करता है कि मैरिन को अमाते का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने वो सारी जिम्मेदारी खुद मैनेज की। अमातिर का मूड अचानक बदल जाता है और वो खुशी से बोलती है कि उसके पास उनके लिए एक जबरदस्त खबर है। वो गर्व से घोषणा करती है कि आज से उसको ऑफिशियली बी रैंक एडवेंचरर की तरक्की मिल गई है, जिससे उसके दोनों टीममेट्स हैरान हो जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद वो सब वाइस गिल लीडर के ऑफिस में जाते हैं। वाइस गिल लीडर पूछता है कि क्या वो वही बदनाम खराब पार्टी है जिसने ड्वार्फ प्रिंसेस को बचाया था। वो नोट करता है, तुम में से बीस्टकिन अमातर ही होगी, ठीक है? अमातर तुरंत उसकी बात कंफर्म करती है। वाइस की लीडर अमातर को उसके ऑफिशियल बी रैंक सर्टिफिकेशन पेपर्स आगे बढ़ा देता है। वो उसको हिदायत देता है कि वो इसे ध्यान से रखे और कभी न खोए, ये भरोसा जताते हुए कि वो फ्यूचर में बहुत बड़ी सफलता हासिल करेगी। अमातर खुशी से चिल्लाती है, बोलती है कि वो आखिरकार बी रैंक बन गई है और अब ए रैंक स्टेटस से सिर्फ एक स्टेप दूर है। डैरेन घोषणा करता है कि वो भी जल्दी रैंक अप हो जाएगा और उसको ज्यादा कॉन्फिडेंट ना होने की चेतावनी देता है। वो मुस्कुराते हुए सजेस्ट करती है कि हो सकता है वो डैरेन के बी रैंक होने से पहले ही ए रैंक तक पहुंच जाए। वाइस की लीडर पूछता है कि क्या उनको पार्टी रैंक असेसमेंट के रूल्स पता है और सजेस्ट करता है कि ये शायद सेलिब्रेट करने का सही वक्त नहीं है। अमातर हैरानी से पूछती है कि उस बात का असल में क्या मतलब है। वो समझाता है कि एक ऑफिशियल पार्टी में जिसमें मेंबर्स के रैंक्स अलग अलग होते हैं, पार्टी का ओवरऑल रैंक सबसे कम इंडिविजुअल रैंक पर डिफॉल्ट हो जाता है। भले ही अमातर अब बी रैंक है, लेकिन बाकी दोनों अभी भी सी रैंक है, तो उनकी पार्टी सी रैंक ही रहेगी। डैरेन तुरंत बोलता है कि उनको बस जल्दी से रैंक अप करना होगा और एक ऑल बी रैंक पार्टी बनना होगा। अमातर तुरंत सहमत होती है, नोट करती है कि एक बार वो सब बी रैंक हो गए तो वो तुरंत ए रैंक के लिए पुश कर सकते हैं। देखो, मैरिन नर्मदा से पूछता है कि क्या वो वाइस गिल लीडर से कुछ इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट कर सकता है। वो पूछता है कि क्या वाइस गिल लीडर के पास उस गोल्ड ड्रैगन के बारे में कोई जानकारी है जिसने 80 साल पहले अडोरामा सिटी पर हमला किया था। वाइस गिल लीडर उसको कुछ सेकंड्स तक घूरकर देखता है, फिर जवाब देता है कि वो हादसा उसके पैदा होने से बहुत पहले हुआ था, तो उसको उस घटना के बारे में ज्यादा गहरी जानकारी नहीं है। लेकिन उसको अनकही बार बताया गया है कि वो सिचुएशन कितनी भयानक थी। उसको सिर्फ बहुत थोड़ी सी जानकारी है कि वहां क्या हुआ था। एमेटर और डैरेन दोनों तुरंत टॉपिक की गंभीरता पहचान लेते हैं और इज्जत से शांत हो जाते हैं। वाइस गिल्ड लीडर सलाह देता है कि डेजी उससे ज्यादा जानती होगी, क्योंकि वो स्टाफ मेंबर है जिसने गिल्ड में सबसे लंबे वक्त तक काम किया है। डेजी उनको लीड करने के लिए वॉलंटियर करती है और नर्मदा से उनको उसके पीछे आने के लिए कहती है। जाने से ठीक पहले मैरिन ईमानदारी से वाइस गिल्ड लीडर को धन्यवाद कहता है। वाइस गिल्ड लीडर उनको अलविदा कहता है, फिर गहराई से मैरिन की फाइल चेक करता है। सोचता है कि इतना पावरफुल आदमी अचानक कहां से आ गया और वो गोल्ड ड्रैगन की जांच क्यों कर रहा है। वो फैसला करता है कि मैरिन पर ध्यान रखना समझदारी होगी। डेजी पूछती है कि मैरिन खासकर गोल्डन ड्रैगन को क्यों ढूंढ रहा है। वो बताती है कि डिजास्टर के रिकॉर्ड्स उसने खुद पर्सनली ऑर्गेनाइज किए थे और पूछती है कि वो किस स्पेसिफिक डिटेल के बारे में जानना चाहता है। मैरिन उसको पागल ड्रैगन कहता है, फिर तुरंत खुद को करेक्ट करके गोल्ड ड्रैगन बोलता है और उसके ठिकाने के बारे में पूछता है और ये भी कि अडोरामा पर उस भयानक हमले के बाद उसका क्या हुआ। वो उससे पूछती है कि क्या वो उस जगह के बारे में जानना चाहता है जहां उसको आखिरकार हराया गया था। वो समझाती है कि उस वक्त ही बहादुर एडवेंचरर्स के एक ग्रुप ने ड्रैगन को मार दिया था और वो पहले ही मर चुका था। मैरिन इंस्टिंक्ट से अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेता है, बड़बड़ाते हुए कि ये सच नहीं हो सकता। अगर ड्रैगन इतने वक्त से मरा हुआ था तो उसके बदले का क्या होगा? इतने वक्त से वो किस चीज के लिए जी रहा था? लेकिन डेजी जल्दी से जोड़ती है कि उसके पास जो जानकारी है वो पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं हो सकती। मैरिन बेकारी से पूछता है कि उसके कहने का क्या मतलब है। वो साफ करती है कि भले ही वो डिफीटेड के रूप में लिस्टेड था, लेकिन वो एंट्री शायद सिर्फ उस खास वक्त के लिए ही वैलिड थी। जब पार्टी उसको सब्जुगेट करने की कोशिश कर रही थी, तब उस विशाल ड्रैगन पर तेज फायर मैजिक की एक बड़ी वेव बरस गई। लेकिन जब आग आखिरकार शांत हुई तो वो विशाल ड्रैगन बिना कोई सबूत छोड़े हवा में गायब हो गया। मैरिन एक जरूरी सवाल पूछता है, क्या इसका मतलब ये है कि वो एक भी लाश का टुकड़ा रिकवर नहीं कर पाए? डेजी कंफर्म करती है कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। यार, वो इतनी अजीब घटना थी। ऐसा लगता था जैसे वो बीस्ट शुरू से ही मौजूद नहीं था। देखो, क्योंकि कोई और अटैक या किसी तरह की कोई साइटिंग नहीं हुई, तो गिल्ड ने ये फाइनल कॉल ली कि इस सब्जुगेशन को ऑफिशियली पूरा माना जाए। मैरिन को तुरंत समझ आ जाता है कि इंसानी मैजिक से किसी ड्रैगन की इतनी सख्त लाश को राख में बदलना नामुमकिन है। यार, इसका मतलब है कि वो खतरनाक पागल ड्रैगन पक्का अभी भी जिंदा है और कहीं छुपा हुआ है। मैरिन पूछता है कि क्या कोई ऐसी जगह है जहां उसको इस मामले में और ज्यादा डिटेल वाली खबर मिल सके। डेजी बोलती है कि हो सकता है कि वो शेडी थीव्स गिल्ड के पास कुछ जरूरी जानकारी हो, लेकिन अफसोस की बात है कि इस वक्त अडोरामा में उनकी कोई ब्रांच नहीं चल रही। उनका सबसे नजदीकी बड़ा डिवीजन, जिसका नाम फॉरगॉटन है, वो मुश्किल वेस्टर्न वेस्टलैंड के अंदर, खासकर रोल्टो वेस्टलैंड एरिया में है। फॉरगॉटन की सिर्फ एक ही गिल्ड ब्रांच है, मतलब वो लोग अपना ऑपरेशन कहीं और नहीं ले जाने वाले। कसम से वो एक तरह से परमानेंट और जरूरी होम बेस है, जो उन सभी एडवेंचरर्स के लिए एक सुरक्षित जगह है जो उस वीरान जंगल बिल्डरनेस एरिया में काम करते हैं।
लेकिन क्योंकि वेस्ट में मॉन्स्टर्स का आम पावर लेवल बहुत ज्यादा होता है तो ये सख्त गिल्ड एडवेंचरर के रैंक के हिसाब से ही एक्सेस एंट्री को रोकता है। यार, लोग वेस्ट में कोई भी रिक्वेस्ट तब तक नहीं ले सकते जब तक उन्होंने बी रैंक या उससे ऊपर का रैंक हासिल नहीं कर लिया हो। मैरिन सच्चे दिल से उसकी शुक्रिया करता है इतनी बड़ी जानकारी देने के लिए, और डेजी तुरंत वहां से चली जाती है क्योंकि मैरिन के सब सवाल पूरे हो चुके थे। अपने हाथ को देखते हुए मैरिन सोचता है कि क्या वेस्ट जाकर उसको उस पागल ड्रैगन के बारे में जरूरी जानकारी मिल पाएगी, लेकिन उसके बारे में सोचने से पहले उसको किसी भी तरह से उस खतरनाक बी रैंक तक पहुंचना होगा। बस कुछ दिन बाद बड़े से हेक्सालैम गिल्ड हॉल में वो जबरदस्त पार्टी पूरी तरह थकी हुई आती है और अपने क्वेस्ट आइटम्स का ढेर उठाए हुए थी। दूसरे पुराने एडवेंचरर्स जोर जोर से बातें करने लगते हैं, कहते हैं कि वो पार्टी पता नहीं कैसे आज के दिन में तीसरी बार वापस आई है। एक और एडवेंचरर कमेंट करता है कि उसने सुना है कि उन्होंने सिर्फ 3 दिनों में 10 से भी ज्यादा रिक्वेस्ट्स ली हैं और उनकी ये ज्यादा फार्मिंग की वजह से मार्केट अब ऑर्क और हार्पी के बाय प्रोडक्ट से भर चुका है, जिसकी वजह से आइटम प्राइसेस तेजी से नीचे गिर रहे हैं। सब लोग मिलकर हैरान होते हैं कि ये अजीब लोग इतने कम टाइम में बिना किसी आराम के इतना सारा काम कैसे कर रहे हैं। अमाते एक घबराए हुए रिसेप्शनिस्ट से उनके इतने बड़े सामान हॉल को जल्दी से वेरीफाई करने को कहती है। घबराहट में बोलता है कि वो तुरंत ये काम शुरू कर देगा। डैरेन बोलता है कि मैरिन की वो पागलपन वाली खाने की आदत उसके दिमागी सेहत के लिए लगातार चल रही ग्राइंडिंग रिक्वेस्ट से भी ज्यादा बुरी है। एमा पूरे दिल से सहमत होती है, कंफर्म करती है कि बस कल ही उसने एक साथ 15 अलग अलग तरह के चिपचिपे मॉन्स्टर्स खाने की कोशिश की थी और उसको हर तरह के स्टेटस एलिमेंट हो गए थे, और उसने उनको तब खाया जब वो जानवर थोड़ा बहुत हिल भी रहे थे। मैरिन वो पागल एमसी ने बाद में जरा भी अफसोस नहीं दिखाया। डैरेन ग्रोन करता है कि अफसोस करने के बजाय लगता है मैरिन अभी भी और मॉन्स्टर्स खाने के बारे में सोच रहा है। वो अमातिर से कहता है कि उसको जल्दी से कोई जबरदस्त स्टेटस एलिमेंट रिमूवल स्किल सीख लेनी चाहिए ताकि उनको हर बार इस परेशान करने वाले हाल से ना गुजरना पड़े। एमा कंफर्म करती है कि फिलहाल उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। रिसेप्शनिस्ट वापस आता है और बताता है कि उसने वेरीफाई कर लिया है कि सारे रिक्वेस्टेड आइटम्स पूरे हो चुके हैं और सही है। अरे भाई, एमा बोलती है कि टाइमिंग बिल्कुल सही है और तुरंत अपने पार्टी मेंबर्स के बहुत ही जरूरी रैंक प्रमोशन के 2 एप्लीकेशन फॉर्म्स आगे बढ़ा देती है। डैरेन सच में इंप्रेस्ड होकर बोलता है कि अमातिर इस बार हैरत अंगीज तरीके से तेज थी। एमा समझाती है कि उसने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार कर लिए थे ताकि जैसे ही वो मुश्किल डंजन से सुरक्षित वापस आए वो उन्हें सबमिट कर सकें। वो आगे बोलती है कि उसने सिटी वापस आते हुए थकान के बावजूद बड़े मेजेस को नए सूरज के बड़े फेस्टिवल के लिए रोशनी वाले दिए जलाते हुए देखा था। डैरेन पूछता है कि क्या वो उस पारंपरिक गर्मियों के फेस्टिवल की बात कर रही है जो ये बड़ी सिटी हर साल मनाती है। वो कंफर्म करती है कि वो सही है और बोलती है कि अगले कुछ शानदार हफ्तों के लिए ये एरिया बहुत ही जिंदा दिल रहेगा। डैरेन सोचता है कि लोग एक ऐसी इवेंट पर इतनी ज्यादा फालतू मेहनत क्यों करते हैं जो हर साल होती है, और एमा आराम से बोलती है कि ये उसके लिए बिल्कुल सही है क्योंकि वो वैसे भी एक जरूरी छुट्टी लेने के बारे में सोच रही थी। यार, वो लोग सच में पूरी तरह बिना रुके दौड़ रहे थे, तो वो जोर देकर कहती है कि उनको आने वाले पूरे फेस्टिवल के दौरान आराम करना चाहिए। डैरेन तुरंत सहमत हो जाता है, बोलता है कि उसने आम वीकेंड्स के अलावा आज तक कभी छुट्टी नहीं ली। मैरिन को भी ये जरूरी फेस्टिवल हल्का हल्का याद आता है क्योंकि वो लोग 100 साल पहले भी इसी इवेंट को मनाया करते थे। जब वो छोटा बच्चा था उसको अच्छे से याद है कि वो सबके साथ घूमता था और फेस्टिवल के खुशनुमा माहौल का पूरा मजा लेता था। फिर से वापस आता है ये ऐलान करते हुए कि इस गड़बड़ पार्टी का जरूरी वेरिफिकेशन प्रोसेस आखिरकार पूरा हो गया है। वो ऐलान करता है कि डैरेन और मैरिन दोनों ने प्रमोशन की सारी जरूरी शर्तें सफलतापूर्वक पूरी कर ली हैं और अब पार्टी ऑफिशियली बड़े बी रैंक पर प्रमोटेड होगी। वो आगे बताना शुरू ही करता है कि सिर्फ एक आखिरी जरूरी चेक बाकी है, लेकिन अचानक हीरो के आने से उसकी बात बीच में ही कट जाती है। हीरो ऐलान करता है, क्या ये सच में सबके लिए खुशी की खबर नहीं है? वो बोलता है कि वो बस ऐसे ही गुजर रहा था तो उसने ऐलान सुन लिया और वो खुद को रोक नहीं पाया इस खास मौके का जश्न मनाने के लिए आने से। एमिटर और डैरेन उसको बहुत ज्यादा गुस्से से घूरते हैं, चुपचाप सोच रहे हैं कि ये परेशान करने वाला आदमी फिर से यहाँ क्यों आया है और क्या उसने अभी तक काफी लड़ाइयाँ नहीं करवा दी हैं। हीरो कॉन्फिडेंस से बोलता है कि वो बिल्कुल भी कोई लड़ाई शुरू करने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो दावा करता है कि वो तो बस सबकी बहुत ज्यादा मेहनत को अच्छे से मान्यता देने आया था और आगे कहता है कि एक दिन वो लोग भी उसकी तरह बड़े ए रैंक तक पहुंच जाएंगे। मैरिन तुरंत अपनी पीठ घुमाता है, समझदारी से इन पूरे पागल लोगों से बात ना करने का चॉइस करता है। जैसे ही वो उस जगह से निकलने लगता है, हीरो जोर से पूछता है कि क्या अब जब वो ऑफिशियली बी रैंक हो गया है तो क्या अब उसको अपना चेहरा पूरी तरह से दिखा नहीं देना चाहिए। वो बोलता है कि वो काफी टाइम से बहुत उत्सुक था उस जबरदस्त ताकतवर इंसान के बारे में जो अचानक ऐसे आ गया जैसे कि वो सीधा आसमान से गिरा हो, लेकिन इस पूरी बिल्डिंग में एक भी इंसान मैरिन का असली चेहरा नहीं जानता। वो समझाता है कि उस बड़े बी रैंक से आगे सभी सफल एडवेंचरर्स को ताकतवर गिल्ड का जरूरी मेन फोर्स माना जाता है। फिर वो पूछता है कि अगर मैरिन जिद से अपना चेहरा भी दिखाने से मना करता है तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन उस पर भरोसा कैसे करेगा।
अरे भाई, डैरेन गुस्से से उस दखल देने वाले हीरो को तुरंत चुप रहने को बोलता है और पूछता है कि वो अचानक मैरन के रूप की बात क्यों कर रहा है, जबकि इस बातचीत से उसका कोई लेना देना नहीं है। एमिटर तुरंत सहमत होती है, पूछती है कि वो अचानक मैरन के असली चेहरे को लेकर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है। हीरो मासूमियत से पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत कह दिया जिसके लिए वो लोग इतने ज्यादा बचाव में आ रहे हैं। एमिटर सख्ती से उसको बोलती है कि वो तुरंत उसके पार्टी मेंबर के चेहरे को अपनी फालतू बातों से अलग रखे। डैरेन जल्दी से एमिटर को आवाज देता है और उसे अपने आसपास देखने को बोलता है। मौजूद सभी एडवेंचरर्स इस वक्त उनके ग्रुप को घूर रहे हैं। कुछ लोग घबराहट में पूछते हैं कि क्या किसी ने भी मैरन का चेहरा इससे पहले कभी देखा है। दूसरे तुरंत नहीं कहते हैं और मानते हैं कि ये सच में अजीब बात है, खासकर ये देखते हुए कि वो पहले ही एक अजीब इंसान है जो लगातार डरावने मॉन्स्टर्स को खाता रहता है। देखो, वो जो रिसेप्शनिस्ट है वो घबराते हुए बीच में आता है और बोलता है कि उस हीरो की बात में सच में दम है। अमैटर गुस्से से पूछती है कि इसका मतलब क्या है। वो समझाता है कि बी रैंक लेवल के बाद से सारे एडवेंचरर्स ऑफिशियली गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन के पूरे मेंबर बन जाते हैं, तो उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल साफ होनी चाहिए। तो गिल्ड को रजिस्ट्रेशन के वक्त उस एडवेंचरर का एग्जैक्ट चेहरा और खास निशानियां रिकॉर्ड में रखनी ही पड़ेंगी। यार, डैरेन जल्दी से पूछता है कि क्या इसका कोई और तरीका नहीं है आगे बढ़ने का। वो मैरन के हाई एल्फ होने की बात करता है, पूछता है कि क्या इतना प्रूफ काफी नहीं है। रिसेप्शनिस्ट सख्ती से जवाब देता है कि नियम तो मानने पड़ेंगे, पॉलिसी तो पॉलिसी है। वो सलाह देता है कि अगर मैरन को पब्लिक में चेहरा दिखाने में दिक्कत हो रही है तो वो सिर्फ किसी स्टाफ मेंबर को अकेले में दिखा सकता है। अरे भाई, वो सो कॉल्ड हीरो गुस्से से बीच में काटता है और पूछता है कि ये एमसी क्या बकवास कर रहा है। वो पूछता है कि क्या हेक्सलम गिल्ड ऑफिशियली उस खतरनाक आदमी का चेहरा छुपाना चाहती है जिसे किंग्सलेयर बोला जाता है। वो अपनी आवाज ऊंची करता है, पूछता है कि क्या मैरन कोई खतरनाक राज है और क्या देखने वाले लोग उससे सहमत नहीं है। वो बोलता है कि बाकी एडवेंचरर्स को डंजन में अपनी सेफ्टी के लिए उसका चेहरा देखने का हक है। बाकी लोग तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उन रूमर्स की पुष्टि करते हैं कि मैरन ने पहले सिर्फ कमजोर बिगिनर पार्टीज को ही मारा था। वो कहते हैं कि भले ही वो अब चुपचाप रिक्वेस्ट ले रहा हो, उसका पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड तो ऐसे ही गायब नहीं हो जाता। डैरेन को एहसास होता है कि इस हीरो ने खास तौर पर इन लोगों को वहां खड़ा किया था ताकि डर और घबराहट फैला सके। हीरो जिद करता है कि अगर मैरन के पास कोई बड़ा रीजन नहीं है चेहरा ना दिखाने का तो उसे दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यार, एमा तुरंत मैरन को बोलती है कि इन फिजूल के बदमाशों की बात सुनने में वक्त बर्बाद मत करो। वो उसको यकीन दिलाती है कि वो लोग जरूर कोई दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने का, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैरन अचानक उसका हाथ जोर से हटा देता है। एमा और डैरेन परेशान होकर पूछते हैं कि क्या मैरन ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा आगे लड़खड़ाने लगता है। उसका एक आंसू जमीन पर गिरता है और उसके बाद उसके हेलमेट के अंदर से आंसुओं की धारा बहने लगती है। अमैटर चिंतित होकर पूछती है कि क्या मरिन ठीक लग रहा है। डैरेन हैरानी से पूछता है कि वो अचानक इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। वो हीरो मुस्कुराता है, बोलता है कि उसकी ये इमोशनल रिएक्शन तो मामले को और ज्यादा शक की नजर से देखने पर मजबूर करती है। वो पूछता है कि इतने जरूरी वक्त पर मरिन अपना चेहरा भी क्यों नहीं दिखा सकता। वो ऐलान करता है कि वो गिल्ड से ऑफिशियली रिक्वेस्ट करेगा कि वो जांच करे कि किंग्सलेयर का टाइटल कैसे मिला और क्या मरिन कोई खतरनाक वांटेड क्रिमिनल है। मरिन अचानक पलटता है और वहां से भाग जाता है। एमा तुरंत उस हीरो को घूरती है, जहर घोलकर उससे कमीना हरामी बोलती है। वो पूछती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके जरूरी साथी की बेइज्जती करने की। उसे बोलती है कि अगर वो चाहता है कि उसका सर टूट जाए तो दोबारा बोलकर दिखाए। हीरो पलटकर जवाब देता है, पूछता है कि क्या वो उस पार्टी की लीडर नहीं है जो आम इंसानों के साथ भेदभाव करती है। वो पूछता है कि क्या उनके बुरे काम इंसानों से ज्यादा खतरनाक नहीं है। अमैटर उस हीरो को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन डैरेन तुरंत उसे रोक लेता है, जिद करता है कि वो इस बात को जाने दे। वो चेतावनी देता है कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं और किसी हीरो को हाथ लगाने से उनकी पार्टी पर बड़े नतीजे आ सकते हैं। वो उसे याद दिलाता है कि लीडर होने के नाते वो अपनी पार्टी के आखिरी गोल की इंपॉर्टेंस ना भूले। अमैटर गुस्से से बोलती है कि उस कमीने इंसानी हरामी ने उनके दोस्त की पूरी बेइज्जती की है। डैरेन हाँ बोलता है, लेकिन दोबारा दोहराता है कि बदला लेने का ये वक्त बिल्कुल नहीं है। वो उसे निर्देश देता है कि उनकी पहली जरूरत अभी मरिन के पीछे जाना है। भागते हुए मरिन अपने अंदर सोचता है कि वो भागा क्यों, जबकि उसको पता है कि उसके साथी चिंता करेंगे। वो एक खाली शांत सड़क पर रुक जाता है और अपना हाथ अपने चेहरे की तरफ ले जाता है। उसको अचानक वो दिन याद आता है जब उसको होश आया था और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन टूटी थी। सबसे पहले उसने उन गरीब लोगों के कपड़े चुराए जिन्हें उसने मारा था और वो तुरंत उस जगह से भाग गया। उसने सोचा था कि अडोरामा पहुंचकर वो सब कुछ ठीक कर लेगा, लेकिन फिर उसको एक अजीब एहसास हुआ, जैसे उसके माथे पर कुछ उग रहा हो। वो घबराहट में एक हेलमेट उठा लेता है। उसको डर था कि कहीं वो अभी भी किसी भयानक मॉन्स्टर जैसा ना दिखता हो। उसके हाथ बहुत बुरी तरह से कांपने लगते हैं जब वो सोचता है कि वो बी रैंक तक पहुंच गए हैं,
लेकिन हाई लेवल रिक्वेस्ट्स के लिए उनकी एप्लीकेशन अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। उसको समझ आता है कि अगर उसका चेहरा उस भीड़ के सामने आ जाता तो वो जरूर उसको एक भयानक मॉन्स्टर बोलेंगे, बिल्कुल हीरो की तरह। उसको तुरंत जेल में डाल दिया जाता और शेप शिफ्टिंग मॉन्स्टर होने के लिए मार दिया जाता, और उसकी पार्टी के मेंबर्स भी उसकी मदद नहीं कर पाते। वो समझ जाता है कि उनकी सेफ्टी के लिए उसको पार्टी छोड़नी पड़ेगी। डैरेन आखिर में उसके पास पहुंचता है और तेजी से मारिन को रुकने को बोलता है। धमकी देता है कि अगर वो दोबारा भागा तो उसकी टांग में ट्रैकिंग एरो मार देगा। डैरेन उससे यकीन दिलाता है कि उसको बस थोड़ी देर बात करनी है। उसी शाम बाद में वो अपने इन रूम में थे। एमेटर और डैरेन चुपचाप मारिन को देख रहे थे। मारिन घंटों से नीचे देख रहा था। उसने एक शब्द नहीं बोला। डैरेन आखिर में उस तनाव भरी खामोशी को तोड़ता है, बोलता है कि वो उसको पहले भागने की सजा नहीं देगा। मारिन तुरंत माफी मांगता है। डैरेन पूछता है कि मारिन कब तक इस जरूरी दिक्कत से बचने की सोच रहा है। वो पूछता है कि क्या मारिन उन्हें नहीं बताएगा कि वो अपना चेहरा दिखाने से मना क्यों कर रहा है, यहां तक कि उनको भी नहीं। एमा आगे बोलती है कि कम से कम उन्हें असली वजह तो पता होनी चाहिए ताकि वो सब मिलकर कोई अच्छा सोल्यूशन ढूंढ सकें। वो प्यार से उससे रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें बताए कि अभी क्या हो रहा है। उसकी मुट्ठियां जोर से कांप रही थी। मारिन आखिर में बोलना शुरू करता है। बहुत वक्त पहले वो एक बहुत भयानक इंसिडेंट में फंस गया था। उसको किंग्सलेयर का डर भरा टाइटल भी उसी एक इवेंट की वजह से मिला था। उस बुरे वक्त से पहले वो सच्चाई से बोलता है कि उसने कभी कोई मर्डर नहीं किया था, लेकिन जब से वो इंसिडेंट हुआ है उसको लगता है कि उसका पूरा चेहरा फिजिकली एक मॉन्स्टर के चेहरे में बदल गया है। उसकी यादों में भी हर कोई जो उसका चेहरा देखता था वो पीछे हट जाता था, जैसे उन्होंने कुछ बहुत खौफनाक देखा हो। तो उसको सच में डर लगता है किसी को भी अपना चेहरा दिखाने में, यहाँ तक कि अपने भरोसेमंद पार्टी मेंबर्स को भी। अगर ये पता चल गया कि उसका चेहरा सच में मॉन्स्टर जैसा है तो इससे ना सिर्फ उसको नुकसान होगा बल्कि उसकी पार्टी की रेपुटेशन को भी बहुत बड़ा डैमेज होगा। और क्योंकि उनका मेन गोल ए रैंक स्टेटस अचीव करना है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से उनका फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकता। डैरेन पूरा कंफ्यूज दिखता है और पूछता है कि मारिन किस बारे में बात कर रहा है। मारिन उदास होकर कहता है कि अच्छा होगा कि वो लोग नया कंपेनियन ढूंढ लें, इससे पहले की बातें बहुत उलझ जाएं। एमा जोर से टेबल पर हाथ मारती है। उसको ऑर्डर देती है कि ऐसी पूरी बकवास बोलना बंद करे। वो पूछती है कि उन्हें नए कंपेनियन की जरूरत क्यों पड़ेगी, और पूछती है कि मैरिन ये सारे फैसले अकेले क्यों ले रहा है। डैरेन पूछता है कि क्या मैरिन इतने वक्त के बाद उनके बारे में इतना कम सोचता है, खासकर जब उन्होंने ये बड़ी बात एक्सेप्ट कर ली है कि वो इंसान है। मैरिन जिद करता है कि भले ही वो अभी कह रहे हों कि उन्हें उसका चेहरा ठीक लगेगा, लेकिन जब वो सच में उसका भयानक रूप देखेंगे तो हो सकता है कि वो पूरा अपना मन बदल लें। एमेटर और डैरेन एक दूसरे को मतलब भरी नजर से देखते हैं। डैरेन जवाब देता है कि मैरिन चुपके से इंसान है, ये तो पहले ही सबसे बुरी बात थी और इससे बुरा सच में कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो सच्चाई से बोलता है कि उसको मैरिन के लुक्स की बिल्कुल परवाह नहीं है। एमेटर प्यार से अपना हाथ मैरिन के कंधे पर रखती है और कंफर्म करती है कि डैरेन बिल्कुल सही कह रहा है। वो बोलती है कि मैरिन तो पहले ही रोज मॉन्स्टर के पार्ट्स खाता है, तो एक अजीब चेहरा क्या फर्क डालता है। वो पक्के तौर पर कहती है कि वो उसके साथ पार्टी करते रहेंगे, भले ही उसके नीचे का चेहरा कोई भयानक बीस्ट हो या फिर कोई अजीब बिना सर वाला डुआन। यार, मैरिन फिर से नीचे देखता है। दुखी होकर सोचता है कि ये एग्जैक्ट सिनारियो रिपीट हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोज के साथ हुआ था। अरे भाई, वो हमेशा धोखे और मीठी झूठी बातों से जल चुका था, लेकिन हमारा परेशान एमसी फिर भी इस ग्रुप पर विश्वास करना चाहता था। मैरिन उनसे मिन्नत करता है कि कसम खाओ कि जब उसका हेलमेट उतरेगा तो वो चिल्लाएंगे नहीं और भागेंगे नहीं। डैरेन अपनी इज्जत की कसम खाकर ये प्लेज कंफर्म करता है। एमेटर तो अपने प्यारे भाई बहन की जिंदगी की कसम खाती है। देखो, वो एमसी डर और चिंता के साथ धीरे से ऊपर हाथ ले जाता है और उसे उतारने का मुश्किल काम शुरू करता है। जब आखिरकार वो हेडगियर उतरता है तो उसके लंबे चमकते सफेद बाल बाहर निकलते हैं। एमेटर और डैरेन दोनों ही शौक से पूरी तरह रुक जाते हैं। अगली सुबह गिल्ड हॉल में रैंकर्स ये अफवाह फैला रहे थे कि मैरिन चेहरा दिखाने से पहले ही डर गया। वो पक्का मान चुके हैं कि एमसी असल में एक हाई लेवल फ्यूजिटिव है। एक औरत एडवेंचरर बोलती है कि मेस्ड अप पार्टी में वो एल्फ और बीस्टमैन तो सभी इंसानों से बहुत गुस्सा करते हैं, तो इसलिए वो नतीजा निकालती है कि मैरिन इंसान हो ही नहीं सकता। एक दूसरा रैंकर उसकी समझ पर सवाल करता है। उसे याद दिलाता है कि किंग्सलेयर टाइटल से यह साबित होता है कि वो डेफिनेशन के हिसाब से इंसान ही है। वो हीरो बड़े नाटक से बीच में आता है, लड़ने वाली भीड़ को तुरंत शांत होने को कहता है। सब लोग तुरंत बात मान लेते हैं और अपना बेकार का झगड़ा बंद कर देते हैं। वो खुद को हीरो कहने वाला अंदर ही अंदर गुस्सा करता है। उसको एमसी की जाति से कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैरिन का भाग जाना कंफर्म करता है कि उसके पास कोई बड़े राज हैं। एक अच्छा बहाना बनाकर वो लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है
ताकि एमसी को हमेशा के लिए हेक्सन गिल्ड से निकाल दिया जाए। वो ये प्लॉट कर रहा है कि मैरिन हमेशा के लिए इस लोकेशन में घुसने से बैन हो जाए। वाइस गिल्ड लीडर गुस्से से पूछता है कि बेवकूफों का ये झुंड इतना बेकार का शोरगुल क्यों मचा रहा है। उसको दुख होता है कि वो लोग ये पैशन अपने असली क्वेस्ट्स पूरे करने में क्यों नहीं लगाते। उसकी असिस्टेंट डरते हुए पूछती है कि क्या वो सच में इतनी गड़बड़ से ठीक है। वो मानती है कि उसे मैरिन के बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जोर देती है कि ये स्पेसिफिक पार्टी आने वाले रैंकर्स के लिए एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है। एमसी की नस्ल के बारे में जितनी भी अफवाहें हैं, उसके बावजूद उनकी स्पेसिफिक टीम केमिस्ट्री हैरानतंगेज तरीके से अच्छी है। उसे ये डर है कि इसका नतीजा उनकी बहुत जरूरी पार्टी यूनिटी को बर्बाद कर सकता है। वाइस लीडर गुस्से में जवाब देता है कि जो कोई भी अपनी पहचान छुपाता है उसके लिए उसको जरा भी चिंता नहीं है। वो पूछता है कि क्या वो समझती है कि एडवेंचरर्स मर्सनरीज से आगे क्यों निकल जाते हैं। वो बताता है कि बुनियादी बात भरोसेमंद ट्रस्ट पर टिकी है। यार, पहले मर्सनरीज छोटी मोटी बातों या खुदगर्ज छुपे मकसद के लिए अक्सर क्रिमिनल्स बन जाते थे। इस वजह से उन्हें बड़ी जंगों और खतरनाक लड़ाइयों में सिर्फ बेकार के फॉडर की तरह इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन एडवेंचरर्स की लड़ने की ताकत कम होती है, फिर भी वो बहुत सारे काम कर सकते हैं। वो सर्वेलेंस, मॉन्स्टर का शिकार, रिसोर्स कलेक्टिंग का काम बहुत अच्छे से करते हैं और शायद ही कभी गलत काम करते हैं। इसलिए बहुत सारे मर्सनरीज अपना काम बदल रहे हैं और हेक्सन गिल्ड ने इस मौके का फायदा उठाकर बहुत जल्दी एक्सपेंशन किया। वो मानता है कि वो भी हीरो से नफरत करता है, लेकिन किनस्लेयर गाइटल, वो अजीब मॉन्स्टर डाइट और छिपी हुई पावर को देखते हुए उनके पास पब्लिक में दखल देने का कोई बहाना नहीं है। गिल्ड की इतनी कीमती इज्जत को सिर्फ एक हाई पोटेंशियल रुकी को बर्बाद करने के लिए कुर्बान करना गलत है। ठीक उसी वक्त पूरा शोरगुल वाला हॉल शांत हो जाता है जब मेस्ड अप पार्टी बड़े शान से एंट्रेंस करती है। कुछ रैंकर्स जोर से चिल्लाते हैं कि इनमें कितनी हिम्मत है, पूछते हैं कि वो भागे क्यों थे और अब इतने कॉन्फिडेंस से वापस क्यों आए हैं। वो चिंतित रिसेप्शनिस्ट डरते हुए पूछती है कि क्या सच में पब्लिक में चेहरा दिखाना सही है। मैरिन मजबूती से हाँ में सर हिलाता है। डैरन कॉन्फिडेंट से मैरिन के कंधे पर हाथ रखता है और उसे आराम करने को कहता है। वो एमसी को याद दिलाता है कि उन्होंने कल रात वादा किया था कि कोई दिक्कत नहीं होगी और उनके वचन पर भरोसा करने को कहता है। मैरिन ये मान लेता है और धीरे से वो भारी हेलमेट उतारने लगता है। जैसे ही वो बचाने वाला हेडगियर गायब होता है, लोगों के हाथों से ड्रिंक्स गिरकर टूट जाते हैं और सब हैरत से पीछे हट जाते हैं। वो हीरो पीछे से उसका मजाक उड़ाता है, हंसकर बोलता है कि वो जानता था मैरिन बदसूरत है, लेकिन उसके सामने ऐसे रिएक्ट करना ज्यादा हो गया। जैसे ही वो अपनी जीत पर अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है, आखिरकार उसे मैरिन के बेइंतहा खूबसूरत चेहरे का एहसास होता है। मैरिन तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। भीड़ में हंगामा हो जाता है। वो मांग करते हैं कि क्या ये खूबसूरत चेहरा सच में छिपा हुआ था। पूछते हैं कि क्या वो इंसान है या शायद कोई ओपी हाई एल्फ है। वो जानना चाहते हैं कि ये चेहरा इतने वक्त तक क्यों छिपा रहा और वो कहाँ से आया है। कुछ लोग तो उसके जेंडर पर भी बहस करते हैं, बोलते हैं कि वो तो पूरी कैपिटल की किसी भी औरत से ज्यादा हसीन है। एम बहुत स्मग तरीके से देखती है, बोलती है कि अब समझ में आया कि आम लोग इतना शोरगुल क्यों कर रहे थे। डैरन तुरंत पूछता है कि क्या वो पिछली शाम का अपना शॉकिंग बिहेवियर भूल गई है। फ्लैशबैक में शांति के बाद मैरिन अपनी बदसूरती के लिए अपोलोजाइज करता है। सोचता है कि उसका चेहरा इतना गंदा है कि देखा नहीं जा सकता। उसे दुख था कि उसने उन्हें इतनी गंदी चीज देखने पर मजबूर किया। एमा ने गुस्से में वो बचाने वाला हेलमेट छीन लिया और बहुत दूर फेंक दिया। मैरिन कंफ्यूज हो गया और उसने पूछा क्या हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे। एमा धीरे से उसकी तरफ घूमी, बोलती है कि अगर उसने फिर कभी लोगों को धोखा देने के लिए वो हेलमेट इस्तेमाल किया तो वो उसका ये खूबसूरत सर काट देगी। मैरिन ने सच में पूछा कि क्या उसके नक्शे इतने गंदे थे। एमा पूरी तरह गुस्से में चिल्लाई कि वो एक धोखेबाज गंदा स्कैमर है। उसने कसम खाई कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगी क्योंकि उसने उसे बिना वजह की दया दिलाई। डैरन ने जल्दी से बीच में आकर उसे जोर से शांत होने को कहा। उसने जोर से सोचा कि किस अंधे बेवकूफ ने मैरिन को कहा कि वो एक गंदे मॉन्स्टर जैसा लगता है। मैरिन ने समझाया कि उसे पिछली घटना के सिर्फ छोटे कंफ्यूज करने वाले टुकड़े याद हैं जो अब उसकी वर्तमान रियलिटी के साथ गड़बड़ हो चुके हैं। ये ट्रॉमा का मतलब था कि वो शारीरिक रूप से अपना असली चेहरा याद नहीं कर सकता था। जब भी वो शीशे का इस्तेमाल करने की कोशिश करता था तो विरोध और डर से बना एक ताकतवर मेंटल ब्लॉक उसे खुद को देखने से रोकता था। उसे चिंता थी कि अगर उसको पहचान मिल गई तो शायद उसे मजबूरन खतरनाक रॉयल कासिल में बुला लिया जाए। वर्तमान में वापस आकर डैरन और अमैटर तुरंत प्रोटेक्टिव ओवरड्राइव में आ जाते हैं। घूरने वाले एडवेंचरर्स को दूर हटने का हुक्म देते हैं। देखने वाले कंफर्म करते हैं कि मेस्ड अप पार्टी पक्का सब इंसानों से नफरत करती है। एक जलन वाला आदमी गुस्सा करता है कि उन्हें हेलमेट पहने रहना चाहिए था, बजाय इसके कि ये इतनी गजब की खूबसूरती सबको दिखाकर जलन पैदा करें।
भीड़ हीरो को उसकी राय के लिए ढूंढती है, लेकिन एहसास होता है कि वो गिल्ड हॉल से पूरी तरह गायब हो चुका है। कसम से बाहर एक अंधेरी गली में छिपा हुआ हीरो गुस्से में एक कंक्रीट वॉल पर गुस्सा मारता है, जबकि मैरिन के बारे में गालियां दे रहा होता है। वो गुस्से में पूछता है कि एमसी में इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने पब्लिक में उसकी ताकतवर इज्जत को जलील किया। एक आम स्थानीय ठग आगे बढ़ता है, मांग करता है कि हीरो इतने बेकार के शोर से उसके आराम में क्यों दिक्कत दे रहा है। वो ठग एक गंदा चाकू दिखाता है, बोलता है कि हीरो अमीर लगता है और फिर बड़े गुस्से से उस परेशानी के लिए कैश पेमेंट मांगता है। हीरो तुरंत उस आदमी का गला काट देता है बिना किसी दया के। वो सोचता है कि मैरिन ने इतने खूबसूरत नक्शे क्यों छुपाए, जबकि वो किंग्सलेयर टाइटल के खतरे का सामना कर रहा था और एक कातिल की तरह घेरा जा चुका था। हीरो नतीजा निकालता है कि ये पूरा रिवील एक सोचा समझा बुरे इरादे वाला ट्रैप था, जो खास उसे बर्बाद करने के लिए बनाया गया था। तो देखो, सबसे पहले मैरिन ने उसका मेहनत से कमाया हुआ डंजन क्लियर टाइटल छीन लिया और अब वो उसकी अच्छी पोजीशन और हीरो स्टेटस को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। तभी एक रहस्यमय हुडेड आदमी आता है, पूछता है कि क्या हमारा हीरो शहर के काम खत्म कर चुका है। हीरो कंफर्म करता है कि वो तैयार है और मेन कैपिटल वापस जाने के लिए रेडी है। वो उस शेडी आदमी को क्लीन अप करने का हुक्म देता है, ये बोलकर कि ठग ने एक ओपी रैंकर को लूटने की कोशिश की थी। वो छुपे हुए फिगर हुक्म मान लेता है। हीरो का गुस्सा कस जाता है जब वो बोलता है कि वो मैरिन की पूरी गंदी स्कीम जानता है। अरे भाई, उसको लगता है कि मैरिन उसकी बड़ी और परफेक्ट प्रतिष्ठा और शान को पूरी तरह से छीनने की कोशिश कर रहा है और उसने कसम खाई है कि वो मैरिन को एक सर्टिफाइड हीरो की अवहेलना करने के गंभीर नतीजे सिखाएगा।